हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों का जो आज का जो पेपर हुआ था हिंदी का पेपर वो अच्छा गया होगा। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि जिस प्रकार से आपके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे इसमें यूट्यूब वीडियो के नीचे जो आपके द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं, वास्तव में बच्चों आपने जो मौज कर दिया आज तो। और आपने इतना शानदार आज पे जो पेपर किया है और तैयारी आपने बहुत ही शानदार की। ये सभी जो श्रेय जाता है मेरा आप सभी को श्रेय जाता है, क्योंकि आप सभी ने जो मेहनत की है, आपने जो तैयारी की है, उसी के बदौलत आपका जो ये आपके रिएक्शन आ रहे हैं, आपके जो फीडबैक आ रहे हैं बहुत ही शानदार। मेरे को जो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अंदर से कि वास्तव में जो बच्चे मेहनत करते हैं और अच्छी प्रकार से जो तैयारी करके आज जो पेपर दे के आए। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। और मान लो किन्हीं बच्चों के जो कुछ प्रश्न छूट भी गए हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपके पेपर अच्छा गए हैं और आपके आने वाले पेपर को आपको जो तैयारी करनी है। ये तो आपके बच्चों हिंदी का पेपर था। अब आपका जो मेन सब्जेक्ट हुआ था आपके गणित के, सामाजिक के, संस्कृत है। संस्कृत और थर्ड लैंग्वेज तो आप वैसे ही कर लेंगे। मेन आपको जो टारगेट करना है, आपके जो 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, इन 3 दिन की छुट्टियों में आपको जो टारगेट करना है अपने गणित को। गणित में, क्योंकि बच्चे जो फेल होंगे वो 9th क्लास में गणित में फेल होंगे। और मेरा जो टारगेट वो है कि अपना यहाँ से जो जुड़ा हुआ बच्चा है वो एक भी बच्चा फेल नहीं होगा गणित में। ये तो मेरी आपको गारंटी है। जो भी बच्चा विश्वास करके यहाँ पे जुड़ेगा वो गणित में तो फेल नहीं होगा, ऐसी मैं आपसे जो गारंटी लेता हूँ। क्योंकि जो अगर आप निरंतर जुड़ेंगे इसी प्रकार से, अगर आप वीडियो देखेंगे तो मेरी गारंटी आप जो जिन बच्चों को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा वो भी जो 100 में से जो 60-70 नंबर आराम से लेके आएंगे। और जिन बच्चों को अच्छे परसेंटेज बनाने, हमारा टारगेट है 100 में से 100 नंबर लाना। जिस प्रकार से आपने जो हिंदी में बच्चे कमेंट करें कि मेरे तो जो 100 में से 95 नंबर आ रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। बच्चे कमेंट करें कि मेरे तो 98 नंबर आ रहे हैं, 99 नंबर आ रहे हैं हिंदी जैसे विषय में। तो आप जो गणित की तो क्या ही बात करें, गणित तो वो सब्जेक्ट है, आप चाहेंगे तो 100 में से 100 नंबर आपके हर बच्चे के आ सकता है। बस आपको थोड़ी सी जो मेरे साथ में आपको मेहनत करनी है। मैं थोड़ी बहुत मेहनत मैं करूँगा, थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी है। हम बराबर है जो मेहनत करके आपका जो टारगेट है इस बार जो 9th क्लास में, और आपके स्कूल वालों को लग जाएगा कि बच्चा इस बार जो कहाँ से पढ़ के आ रहा है, इस प्रकार से मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो आपकी कॉपी देखकर आपको ज़रूर चौंक जाएंगे कि इस बच्चे ने कहाँ से तैयारी कर ली। इस प्रकार से ये बच्चा तो जो क्लास में पढ़ता ही नहीं था, इस प्रकार से इसके नंबर कैसे आ रहे हैं। तो ऐसी मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। एक एक वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। आपने हिंदी के पेपर में देख लिया होगा, आपने विज्ञान के पेपर में देख लिया होगा। अब और मैं आपको कितना विश्वास दिलाऊँ। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा मत देखें, आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि हमको फ़ायदा मिलता है वो विद्यार्थी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उनके कमेंट भी क्या करें। और आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो अपना जो इस वीडियो के नीचे आपको जो कमेंट भी करना है, और प्ले स्टोर से अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड करके, इसको अच्छा लगा हो, आपको टेस्ट से फ़ायदा मिला हो तो आप इसके ऊपर जो 5 स्टार रेटिंग दे करके अपना जो अच्छा सा फीडबैक मुझे जो प्ले स्टोर पर ज़रूर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो हिंदी का जो आंसर की इस वीडियो में देखते हैं। आपके एक गद्यांश पूछा गया था और जिन बच्चों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की है वो ही बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं जिन्होंने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की है। और मैं आपको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवा रहा हूँ, आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ पहले और उसके बाद में फिर आपके पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो आपके जो नंबर बहुत ही शानदार आ रहे हैं। और आपके जो आने वाले सब्जेक्ट के जो पेपर हैं गणित में आपके 100 में से 100 की गारंटी है, अगर आप जो अच्छे से आप जो तैयारी करेंगे साथ में तो। और देखो मैं आपके तैयारी 2 बच्चों को एक साथ तैयारी करवा रहा हूँ, ए और बी को, दोनों को बराबर ही तैयारी करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। एक बच्चा तो कह रहा है कि मेरे जो 100 में से जो 95 नंबर आ रहे हैं, और एक बच्चा कह रहा है कि मेरे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो फिर ये आपके जो बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितना जो ग्रहण करते हैं। मेरा काम है आपको यहाँ से जो नॉलेज आप मेरे पास जो भी है थोड़ा बहुत नॉलेज वो आपके साथ शेयर करना, और आप है जो उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं, कितना जो ग्रहण करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पहला आपके प्रश्न था। इसमें आपके पहले क्वेश्चन में अनुशासन शब्द में आपको जो उपसर्ग बताना था, उपसर्ग का तो आपको अच्छी प्रकार से पता चल गया होगा। अनु प्लस शासन, अनु प्लस देखो अन तो उपसर्ग होगा नहीं, अ भी उपसर्ग नहीं है और अ प्लस शासन भी नहीं है। तो इसका पहले वाले का उत्तर आपने स उत्तर किया होगा। तो अनु प्लस शासन ये तो मैंने आपको पहले भी करवाया था, अनुशासन अनुसार, ठीक है। ये इसका जो उत्तर आपके क्या हो जाएगा, अनुशासन इसका जो करेक्ट आंसर जो अनु प्लस शासन इसका आंसर रहेगा। स वाला उत्तर इसमें सही है। नेक्स्ट है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो देखो जीवन का जो लक्ष्य प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है आपका अज्ञान। क्या है, अज्ञान। देखो आखिरकार वह लक्ष्य है और कई बाधाएं भी हैं। तो प्रमुख अब जो बाधा है वो आपके अज्ञान है। तो अज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान का अभाव। क्या है आपके ज्ञान का अभाव। तो इसका उत्तर आपने ज्ञान का अभाव किया होगा। तो इसका उत्तर आपने ज्ञान का अभाव किया होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको अज्ञान दे रखा। तो अज्ञान का मतलब क्या हुआ, ज्ञान का अभाव है, उसमें इसको अज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके कि इस गद्यांश इसका आपको शीर्षक बताना है। तो शीर्षक जो है वो आपको
तो शीर्षक में आपने जो अपना जो भारतीय दर्शन इसमें लिखा होगा भारतीय दर्शन, क्योंकि ये जो पूरा पैराग्राफ है वो आपके भारतीय दर्शन पर आधारित है। भारतीय दर्शन या फिर आपने अनुशासन लिखा होगा, कुछ भी लिखा हुआ एक शब्द आपने लिखा है तो आपके जो नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो भारतीय दर्शन इसका सही आंसर है। और आपने कुछ भी और भी लिखा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको जो नंबर मिल जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन अगर आपके सही है, एक दो गलत भी हो जाएंगे तो भी आपके नंबर नहीं काटेंगे, आपके टीचर आपको पूरे नंबर दे देंगे। तो ये जो कॉपियाँ आपके स्कूल में ही चेक होती है, कहीं बाहर नहीं जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है। जो मानव जीवन है उसका जो एकमात्र उद्देश्य वो क्या है। तो मानव जीवन का जो उद्देश्य उस प्रकार से कि भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का आशय एक और लक्ष्य है और इस आशय को खोज का हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। तो ये लाइन आपने इसमें लिखी होगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है। भारतीय दृष्टि में जो एक दार्शनिक होना क्या है, तो इस प्रकार एक जो दार्शनिक, इस प्रकार एक दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन नहीं है बल्कि शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सही दार्शनिक को अपने जीवन का जो इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि यथार्थ को वह एकाकार हो सके। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व ये है, तो इसका उत्तर आपने लिखा होगा कि भारतीय दर्शन का जो सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है और यह आशय इस खोज का दायित्व और इसको अंत में जो लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा विशेषाधिकार है। इस दर्शन को जो आशय में उद्घाटित करने की कोशिश करता है जहाँ तक उससे सफलता मिलती है और इस लक्ष्य में अग्रसर होने की जो प्रक्रिया है, तो ये आप इसमें लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके इस प्रकार से देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। ये आपके जो बड़ा क्वेश्चन, इसमें आपने बड़ा आंसर यहाँ पे 2-3 लाइनें इसमें आपने लिखी होगी। फिर आपके अगला जो प्रश्न आता है वो आपके ग्राम देवता का है। हे ग्राम देवता वाला, नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तो तुम जन जन के अधिनायक हो, तुम हंसो तुम की फुले फुले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। इस प्रकार से आपने, तो अधिनायक में आपको उपसर्ग बताना, वही आ गया देखो अधि, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा आपके अधि उपसर्ग हो जाएगा। भूमि का समानार्थी बताना मतलब पर्यायवाची बताना, तो भूमि का देखो भूमि के साथ में कौन मिल रहा है, भूमि का क्या हो जाएगा धरती हो जाएगा, तो इसमें आपने धरती क्या होगा। किसान किससे प्यार करता है, किसान किससे प्यार करता है, तो किसान जो मिट्टी से प्यार करता है, तो इसमें आपको क्या करना है, किसान मिट्टी से प्यार करता है। किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है, तो भाई किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है कि जो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो जनमन के अधिनायक है और वो जो सिंहासन पर बैठते हैं। तो ये जो लोगों के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं और खाने के लिए जो अनाज पैदा करते हैं, इसलिए जो इनको किसान को ग्राम देवता कहा गया है। जनमन का अधिनायक किससे कहा गया है, तो जनमन का अधिनायक जो है वो ग्राम देवता यानी कि किसान को कहा गया है, तो इसमें आपको किसान को बनना है। नेक्स्ट है, किसान को मनुज शेष कहने का क्या अभिप्राय है। किसान को मनुज शेष कहने का, यानी कि मनुज का मतलब होता है मनुष्य, तो मनुष्य में केवल जो किसानी शेष बचा हुआ है जो कि लोगों को, पूरे पृथ्वी के लोगों को जो भोजन की व्यवस्था करता है, ठीक है। और ये भूमि पर रहकर जो भूमि के भार को धारण करते हुए मनुज शेष है, यानी कि भूमि का जो भी भार है वो किसान है जो अपने जो सीना, धरती का जो सीना चीर कर उसमें से जो अनाज का उत्पादन करता है और लोगों का जो पेट भरता है। अगला प्रश्न, मैंने आपको कहा था कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, अब फिर भी आप अगर आप निबंध नहीं लिखा हो तो फिर आपकी मर्जी है। मैंने इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया था। भ्रष्टाचार का मैंने आपको कहा था, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, और इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था बेटी बचाओ तो इतना नहीं, मोबाइल एक वरदान और अभिशाप। ये एक दो वीडियो में ये बताया था बेटी बचाओ वाला, बाकी ये तो मैंने आपको बार बार कहा था कि भाई मोबाइल एक वरदान और अभिशाप लिख लो, और मैंने इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था। किन किन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप में जो देखा था, ये सारे आपने जो मैंने डाले थे, ये वाले ये जो निबंध मैंने डाले थे वो सारे आपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, फिर बाद में पछताओगे, फिर कुछ नहीं होगा। ये सारे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता रखे हैं कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये इसका निबंध भी लिखा के मैंने आपको बता रखा है। भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, इसको भी बता रखा है, और मोबाइल एक वरदान और अभिशाप। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसमें कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पर निबंध, ये मैंने आपको करवा रखा है यहाँ पे। अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने देखा होगा तो ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको करवा रखा है। इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में देखो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है कि किस प्रकार से आपको जो इसमें विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बाद में इसमें नीचे बढ़ोगे आप तो ये मोबाइल वरदान और अभिशाप सेम टू सेम मैंने आपको करवा रखा है। फिर इसके बाद में मैंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम पर निबंध लिखना है। इसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान वाला, और बेरोजगारी एक समस्या, और फिर आपके जो स्कूल में आने वाले शिक्षक और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में संवाद,
और इसके बाद में मैंने आपको बताया था, देखो भ्रष्टाचार एक आम समस्या, इस पर आपको निबंध लिखना था, ये मैंने आपको करवाया था सेम टू सेम। इस प्रकार से मैंने आपको निबंध सारे इसमें आपके बता रखे। अगर अभी भी आप जो अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, बाकी मेरी ओर से मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो अच्छा स्कोर प्राप्त हो और आप अच्छा स्कोर प्राप्त करें। इस ये अपना जो चैनल है, ये व्हाट्सअप चैनल, और इसमें जो लगभग जो 8,000 बच्चे, लगभग 9,000 बच्चे होने जा रहे हैं। अगर आप भी नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाना, इसमें 9 के बच्चे होने वाले हैं। तो लगभग ये जो आज इसमें जो 9,000 बच्चे हो जाएंगे, उन बच्चों को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे जो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे, अपना ऐप डाउनलोड करेंगे, वो ऐप के ऊपर टेस्ट भी देंगे, आपके जो सामाजिक के और गणित के टेस्ट भी होंगे ऐप के अंदर, और बहुत ही अच्छा स्कोर आप प्राप्त करेंगे। मेरी ओर से आपको पूरी जो तैयारी करवाई जाएगी। तो ये एक अध्यापक और छात्र के बीच में जो परीक्षा की तैयारी पर जो संवाद है वो आपने लिखा होगा, और या फिर आपने जो वो पत्र लिखा होगा, आपके जो प्रार्थना पत्र लिखा होगा। तो मैं दोनों आपको बताता हूँ कि अध्यापक और छात्र के बीच में परीक्षा को लेकर, तैयारी को लेकर संवाद है। अध्यापक कहते हैं कि नमस्ते रोहन, मैं तुम्हारी परीक्षा की तैयारी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? तो छात्र कहता है कि नमस्ते सर, मेरी तैयारी ठीक चल रही है, और लेकिन मुझे कुछ विषयों में थोड़ी परेशानी हो रही है। जिसमें अध्यापक कहते हैं कि जो कौन से विषय में परेशानी हो रही है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो फिर इसमें जो छात्र कहता है कि सर मुझे जो गणित और विज्ञान में थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं कुछ सवालों को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे आपकी आम समस्या होती है, वैसे ही दोनों में जो शिक्षक और आपके छात्र बात कर रहे हैं। अगर आपको भी गणित में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप कमेंट कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। आपके पास कोई पेपर हो मान लो और वो आपको सोल्यूशन करवाना हो तो इस नंबर पर भेज देना। गणित की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से सोल्व कराऊंगा। बाकी SST के भी आपको सारे पेपर मिलेंगे, और पुराने पेपर अगर आपको चाहिए तो आप अपने ऐप के जो अपनी टेस्ट सीरीज है, मात्र 99 की जो टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन करके इसमें आपके जो गणित के मैंने 45 पेपर डाल रखे हैं, और पूरा पेपर आपके इन्हीं में से जो बैठेगा, और मैं यहाँ पर आपको इनका सोल्यूशन भी करवाऊंगा। तो आप जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी इसी प्रकार से करवाने वाला हूँ, जिस प्रकार अभी आप जो कमेंट करें कि मेरे जो 100 में से 99 नंबर आ रहे हैं या फिर 95 नंबर आ रहे हैं, अपना टारगेट है। नेक्स्ट आपकी जो बोर्ड क्लास होगी उसमें आपका जो जितने भी जो रिकॉर्ड है उनको ब्रेक करेंगे। हर विषय में आपका जो 100 में से 100 नंबर का टारगेट हम लेके चलेंगे। अध्यापक कहते हैं कि ठीक है, हम गणित और विज्ञान के सवालों पर चर्चा कर सकते हैं। मैं तुम्हारी परेशानी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? तो जैसा कि आपको भी परेशान करते हैं, एक तो जैसे गणित में जो ज्योमेट्री वाले टॉपिक है, ठीक है, वो सिद्ध करने वाले आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, और रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिक वो आपको समझ में नहीं आ रहे। तो अध्यापक जी कहते हैं कि भाई ठीक है, हम ज्योमेट्री और रसायन विज्ञान के उन टॉपिक को विशेष ध्यान देंगे, और मैं तुम्हें अतिरिक्त कुछ सामग्री भी दे सकता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। तो छात्र कहते हैं कि धन्यवाद सर, आपकी मदद से मुझे बहुत फ़ायदा होगा। और अध्यापक जी कहते हैं कि बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हारी परीक्षा तैयारी में हर संभव जो मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें नियमित रूप से पढ़ाई करनी होगी। देखो, हर शिक्षक यही चाहता है कि ये जो उसका जो स्टूडेंट है वो अच्छा स्कोर करें, और उसका जो आपके जो विषय में जो बहुत ही अच्छे नंबर आए। लेकिन स्कूल टीचर जो पढ़ाने के साथ में उन जो सामने वाला जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो भी नियमित रूप से पढ़ाई करे, तभी ये संभव हो पाएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप जो टीचर को पूछ सकते हैं। तो छात्र कहते हैं ठीक है सर, मैं आपकी बात मानूंगा और नियमित रूप से पढ़ाई करूंगा, धन्यवाद। अध्यापक जी कहते हैं कि भाई शुभकामनाएं रोहन, तुम्हारी परीक्षा अच्छी हो। तो ये इस प्रकार से संवाद आपने अच्छे से लिखा होगा। फिर आपके इसमें पूछा गया था एक, जो कि ये प्रश्न था इसके बाद में, स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी को पुस्तकें खरीदने के लिए 1500 रुपये जो मंगवाने हैं, तो इसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो आपने ये पत्र लिखा होगा या फिर संवाद लिख लिया होगा, 5 नंबर का, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आइए, आपका जो पितृपूजन दिवस है उसका प्रतिवेदन तैयार कर लेते हैं। आप सभी ने स्कूलों में मनाया भी होगा इस साल आपके स्कूलों में अपने जो पेरेंट्स को आपको बुलाया होगा स्कूल की ओर से, और आपके स्कूल में जो मातृ जो पूजन दिवस वो मनाया गया होगा। कमेंट करके आपको बताना है कि वो दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। ये डेट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपने अपने स्कूल का नाम लिख लिया होगा यहाँ पे, और ये मातृ पूजन दिवस कब मनाया गया था आपके स्कूल में, कमेंट करके आपको बताना है। वो डेट आपको कमेंट करके बताना है। और उस दिन एक और जो घटना हुई थी, वो ब्लैक डे के रूप में उसको मनाते हैं, वो उसका भी जिक्र आप जो कमेंट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भी हमारे विद्यालय में मातृ पूजन जो दिवस का आयोजन माता पिता के प्रति जो सम्मान, आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। और इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपने माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके जो आता है
वो इस प्रकार से हैं कि कार्यक्रम में क्या क्या गतिविधियाँ हुई। तो कार्यक्रम की गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से हुई कि मातृ और पितृ यानी कि माता पिता का पूजन। छात्रों ने अपने माता पिता का पूजन किया तथा उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए। इस दौरान जो छात्रों ने अपने माता पिता के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो फिर छात्रों ने माता पिता के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों में नृत्य, गायन, नाटक आदि शामिल हैं, जिनको देखकर माता पिता का जो दिल है वो गर्व से भर गया। प्रेरणादायक भाषण, तो कार्यक्रम के दौरान माता पिता के महत्व और उनकी जो भूमिका पर प्रेरणादायक भाषण भी दिए गए। इन भाषणों में ने जो छात्रों को अपने माता पिता के प्रति और अधिक सम्मान और कृतज्ञता की भावना को प्रकट किया था और बढ़ावा देने के लिए कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देने के लिए जो प्रेरित किया था। कार्यक्रम का क्या परिणाम आया, तो भाई छात्रों में एक तो जागरूकता आई, ठीक है, छात्रों में जागरूकता। इसके अलावा जो आपका अगला ये है कि छात्रों में माता पिता के प्रति सम्मान और इनकी कृतज्ञता की भावना बढ़ी। इस कार्यक्रम ने छात्रों को जो उन्हें माता पिता के प्रति और भी अधिक है जो सम्मान और उनके प्रेम के दिखाने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है, प्रेरित किया है। और माता पिता का सम्मान, माता पिता के जो सम्मानित महसूस हुआ और अब वे अपने जो बच्चों के साथ जो समय बिताने का आनंद ले सके। उस कार्यक्रम में जो माता पिता और बच्चों के बीच में बंधन और उनके मजबूत बनाने में मदद की। फिर आपने और लिखा होगा कि माता पिता का सम्मान, माता पिता को सम्मानित, ये आपने इसमें सारी चीज़ें लिख ली होगी। और सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जो छात्रों के जो अपनी जो प्रतिभा का प्रदर्शन करने और माता पिता के साथ जो अपनी भावनाओं को साझा करने का अवसर मिला। और निष्कर्ष क्या निकलता है, तो भाई मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम ने जो छात्रों को अपने माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देने में मदद की है। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए छात्रों, शिक्षकों और माता पिता को जो धन्यवाद दिया गया। तो ये आपका जो पूरा जो आपने इसको अच्छे प्रकार से आपने लिखा होगा। देखो आपने थोड़ा बहुत जो काट छाट के टूटा फूटा जो भी लिखा होगा वो आपके अच्छे नंबर दे देंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी इतनी कि मेरे नंबर कट जाएंगे या इतने नंबर मेरे नहीं आएंगे, आपको इतना टेंशन लेना नहीं है। फिर आपके खंड स की ओर आते हैं। ये देखो अपमान का मैंने आपको उपसर्ग पूछा था, तो उपसर्ग लगाकर आपको बताया था कि अपमान है, ठीक है। तो आपके उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके अप उपसर्ग इसमें रहेगा। उपसर्ग के देखो कितने क्वेश्चन आ गए, उपसर्ग के अभी तक जो खूब सारे क्वेश्चन आ गए हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसर्ग ने क्रिया युक्त होता है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको जो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। अपमान वाला भी करवाया था और ये प्रसर्ग ने क्रिया वाला भी मैंने आपको करवाया था। इसमें आपकी अपूर्णता का जो भाव है वो होता है, यानी कि काम पूरा हो चुका होता है। और प्रसर्ग ने क्रिया जो होती है वो भूतकाल में लगती है। सामाजिक वाला देखो मैंने आपको करवाया था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, ठीक है, बौद्धिक, ये सभी आपके इक प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसमें आपको इक भरना था। क्या भरना था, इक। तो आपने देखा होगा इसमें आपकी एक प्रत्यय हो जाएगा। आदि का विलोम क्या हो जाएगा, तो अंत हो जाएगा। आदि का विलोम अंत हो जाएगा, ठीक है। आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। उपवन वाला मैंने आपको अच्छे से करवाया था। एक आपके ऑप्शन था वो जो कि कौन सा है, जो वन का जो पर्यायवाची, उसमें एक उपवन दे रखा था कि ये उपवन जो है आपके वन का पर्यायवाची नहीं है। फिर मैंने कहा कि जो वन है वो आपके बगीचे का पर्यायवाची है। तो ये जो वन है जो बगीचे का पर्यायवाची हो जाएगा। तो बगीचे का पर्यायवाची आपके ये रहा। नेक्स्ट है उस स्थान पर दीपक जल रहा है। तो अधिकरण में पेपर, तो इसमें आपने जो अधिकरण भर दिया होगा, ठीक है। संप्रदान आपके के लिए करण निश्चय के द्वारा रपादान से अलग होना। तो अधिकरण में पेपर आपने जो ये अधिकरण भर दिया होगा। नेक्स्ट है आंखें बिछाना, मुहावरे का अर्थ इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आंखें बिछाने का मतलब क्या है, स्वागत करना, प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करना। तो बेसब्री से किसी का जो इंतज़ार करना। तो यहाँ पर आपके जो वाक्य में प्रयोग आपने अपने अनुसार लिखा कर लिया होगा कि जैसे राकेश ने अपने मित्र के आने की खबर सुनकर कब से जो आंखें बिछाए बैठा है। तो मेहमानों के आने से पहले परिवार के सदस्य घर को सजाने में लगे हुए मानो आंखें बिछाए हुए बैठे हैं। इस प्रकार से आपने लिखा होगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें और वाक्य में प्रयोग करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या है, अपने खुद को ही ये जो क्या करना है, खुद के साथ में जो विश्वासघात करना, अपने कोई साथी को जो धोखा देना। तो अपने पैर पर अपना नुकसान, जो खुद का जो नुकसान है वो करना है। जब कोई व्यक्ति अपना नुकसान खुद करता है तब ये जो अपने पैर पर खुद जो कुल्हाड़ी मारता है। तो इस प्रकार से आप जो वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। रमेश ने एक अपराधी को जेल से भगाने में अपनी सहायता करके स्वयं अपने जो पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगला प्रश्न है कि कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है।
कर्ता के साथ जो ने आने पर ये भूतकालिक क्रिया होती है। कौन सी होती है? भूतकालिक क्रिया होती है। ठीक है, उसमें आपके भूतकाल आ जाता है, तो भूतकालिक क्रिया इसका उत्तर रहेगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है? तो भूतकालिक क्रिया होती है। फिर आपको संयुक्त वाक्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। संयुक्त वाक्य की परिभाषा, तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा आपको बताई थी, जिसमें दो या दो से अधिक जो आपके संयुक्त उपवाक्य होते हैं और बीच में जो योजक चिन्ह से वो जुड़े होते हैं। ठीक है, कम से कम इसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो अर्धविराम अल्प विराम संयोजन से जुड़े होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यह घर बहुत महंगा है और यह घर बहुत ही छोटा है। इस प्रकार से आपने इसमें परिभाषा वगैरह लिख ली होगी। देखो टूटी फूटी आपने जो भी लिखी होगी आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके स्कूल में आपको ग्रामर नहीं करवाई है तो भी आपको नंबर यहाँ पे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अब आपके ग्रामर के क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अब आपकी किताब के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको हूबहू करवाया था कि जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज की लड़कियों की स्थिति की तुलना आज में जो क्या परिवर्तन हुआ वो आपको वर्णन करना है। तो उस समय जो महादेवी वर्मा जब पैदा हुई थी और आज की लड़कियों के संबंध में, जन्म के संबंध में जो क्या परिवर्तन है वो बता। तो इसमें आपने लिखा होगा कि आज जो लड़कियों के संबंध में, जो जन्म के संबंध में स्थितियाँ थोड़ी बदली है। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं और लड़का लड़की में धीरे धीरे अंतर भी कम हो रहा है और लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाई लिखाई भी जा रहा है। उन्हें उन्नति के समान जो अवसर प्राप्त हुए, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी जो भ्रूण हत्याएं हो रही है और कहीं कहीं जो दहेज संबंधी अत्याचार भी होते हैं। सरकार जो लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। और उस समय की बात करें तो उस समय जो लड़कियों को जन्म के समय ही जो मार दिया जाता था। लेखिका के जन्म के समय परिवार में जो 200 सालों के बाद जो परिवार में खुशी से उनका स्वागत सत्कार किया गया, जबकि उस समय जो 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की जो दशा बहुत ही शोचनीय थी और लोगों के दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण हुआ करते थे। प्राय लड़कियों को जन्मदिन देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बहुत समझा जाता था। उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था, लड़कों को ही महत्व दिया जाता था। महादेवी वर्मा ने अपने एक संस्मरण में लिखती है कि बैंड वाले नौकर चाकर सब है जो लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे थे। जैसे ही लड़की पैदा होने का समाचार मिला तो सब चुपचाप विदा हो जाते हैं। ऐसे वातावरण में लड़कियों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था और समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ फैली हुई थी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या क्या नया बदलाव आ रहा है, आपको स्पष्ट करना है। और अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि आप जैसे ही पेपर को देखा होगा तो आपने एक बार तो ये देखा होगा कि ये तो क्वेश्चन हमने कहीं कहीं पढ़े हुए हैं। मेरी आवाज़ आपको ज़रूर है जो एग्जाम हॉल में सुनाई दी होगी आपको। और अधिकतर विद्यार्थी जो वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अच्छे समझते हैं, उनको अपनी मेरी आवाज़ वहाँ पे अपने एग्जाम हॉल में ज़रूर सुनाई देती है। किन किन बच्चों को मेरी आवाज़ जो है वो आप जो अपने एग्जाम हॉल में आपको ज़रूर सुनाई देती है, कमेंट करके आपको बतानी है। तो उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या क्या बदलाव आए हैं वो आपको बताना है। तो उपभोक्तावाद के बाद में जो बदलाव आपने देखे हैं वो आप इसमें लिखे होंगे। जैसे इस प्रकार की आज उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल जो उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी जो संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध है वो संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। परिणामतः हम वही खाते पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं जो विज्ञापन में हमको कहते और दिखाया जाता है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे जो इन सब के दास बनते जा रहे हैं और सारी मर्यादाएं और अनैतिकताएं समाप्त होती जा रही है। मनुष्य स्वार्थी और आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध जो इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य जो हमसे दूर होता जा रहा है, हमें जो लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। ये देखो टूटा फूटा जो भी आपने अच्छे से लिखा होगा, अगर आपको अच्छे से याद है तो आपने पूरा अच्छे से लिखा होगा तो आपके पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। टेंशन आपको लेनी नहीं, आपको जो आपके नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। आपने जो भी लिख लिया उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। आपके 1-2 नंबर कम भी हो जाएंगे तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी। अब आपके वो कम जो नंबर होंगे उनकी भरपाई आपको अगले पेपर में करनी है, उसकी तैयारी करके। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इस यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो कई बार मैंने आपको बताया था ये भी आपको, और कांची हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी ये भी मैंने आपको सेम है जो बता दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन है इसमें ये कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो पहली तो कठिनाइयाँ ये है कि एक तो जगह जगह पे रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था उनके लिए। इसके अलावा उनका घोड़ा बहुत ही सुस्त था जिसके कारण वो रास्ता भटक गए थे, अपने साथियों से बिछड़ गए थे और अपने रास्ता भूल गए थे। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से उनको भीख मांगनी पड़ी और भिखारी के वेश में जो उनको यात्रा करनी पड़ी। समय पर न पहुँचने पर जो सुमति के गुस्से का सामना भी उनको करना पड़ा था। तो ये प्रमुख कारण आपने जो कठिनाइयाँ इनको मिली थी वो सभी आपने इसमें अच्छे से लिख ली होगी। तो ये तो मैंने आपको करवाया था कई बार ये तो कि कांजी हाउस में जो पशुओं को रखा जाता था और उसमें जो लावारिस होते थे उनकी देखभाल की जाती थी, समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती थी। तो इस कारण जो निम्नलिखित कारणों से उनकी जो रोजाना हाजिरी ली जाती थी। तो पहला कारण आपको बताया था कि पशुओं की जो संख्या वो ठीक ठाक से पता रहे।
पशुओं की सेहत की जानकारी और पहचान रखने के लिए और आवारा और उत्पाद मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए यहाँ जो रोज़ाना क्या किया जाता था, उनकी हाज़िरी ली जाती थी। और बच्चों आपके कमेंट जो आ रहे, इतने खतरनाक कमेंट आपके आ रहे बच्चों के, आप पूछो मत। कई सारे विद्यार्थी, ये मिस्टर सूरज है, वो कमेंट करेगी सर आपकी वजह से मेरा हिंदी का जो पेपर है बहुत अच्छा गया, मेरे 85 नंबर आ रहे हैं और आ जाएंगे, और मैंने आपके जो सभी वीडियो देखे थे, सब वीडियो में से जो आए, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा है कि आप सभी जो पेपर की तैयारी ऐसी तरह से करवाएंगे। बिल्कुल बच्चे, आपकी जो तैयारी मैं आपको इसी प्रकार से करवाने वाला हूँ। खूब सारे कमेंट्स आ रहे, मैं आपको क्या जवाब दूँ। और ये जो संडे गेमर है और जिनके जो आपने काफ़ी कमेंट देखे होंगे, ये बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन बताए पूरे वही आए। मैं तो देखते ही चौंक गया कि सारे वही के वही जो क्वेश्चन आए, सिर्फ प्रतिवेदन ही अलग था। आपकी वजह से पूरा निबंध हमारे क्वेश्चन से हुए सर। मेरे शायद जो 95 प्लस जो आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपने सही पेपर लीक कर दिया। देखो पेपर लीक तो नहीं किया मैंने आपको एक गैस करके आपको जो पुराने पेपर वो सोल्व करके बताए थे, और यही मैं आपको बताता हूँ। बाकी देखो पेपर परीक्षा से पहले किसी के पास में नहीं आता है, बस अपना जो हम अनुमान लगाते हैं और आपको जो तैयारी करवाते हैं, तो वो PYQ के अनुसार मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। और आपके देखो आगे आने वाले पेपर भी आपको अच्छे होंगे, ये मैं आपको पूरी जो गारंटी देता हूँ। क्योंकि अगर आप जो लगातार जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये प्रश्न तो मैंने आपको खुद ही कमेंट करने के लिए पूछा था कि किस घटना ने जो सालिम अली के जो जीवन की दिशा बदल देने और उनको पक्षी प्रेमी बना दिया। तो वो एयरगन वाली जो मामा जी की एयरगन है, वो घटना आपने इसमें अच्छी प्रकार से लिखी होगी। तो खूब अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस प्रकार से जो हमने चर्चा की थी वही के वही सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं। ये लो देखो, इसका पहला ही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है और मैंने लगभग हर पार्ट का जो पहला क्वेश्चन तो आपको ज़रूर करवाया होगा और उसमें से आपका जो पूरा पेपर वो बना है। तो किस घटना ने जो सलीम अली के जीवन को बदल दिया? तो भाई एक बार बचपन में सलीम अली जो मामा के द्वारा दी गई एयरगन से खेल रहे थे, उसी एयरगन से जो गोरैया घायल होकर जो गिर पड़ी और इस घटना से जो सलीम अली का जीवन की दिशा बदल गई। सालिम गोरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उन्हें नेचुरल जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वहाँ जाकर गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहाँ जाकर जाने के बाद में उनकी रुचि जो पूरे पक्षी संसार से उमड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। ये पूरा आपने वहाँ पे हूबहू आपने लिखा होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपके प्रश्न पूछे थे वीडियो के दौरान, आप जो कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है बच्चों, आप कमेंट किया करो। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ आपने अधिकतर तो देखा होगा वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में टपक जाते हैं। तो ज़रूर आपके जो सामाजिक में भी अच्छा हम तैयारी करवाएंगे आपको। गणित में तो मेरी गारंटी है आपको जो 100 में से 100 आपके जो यहाँ पे जो तैयारी मैं करवाऊँगा। फिर आपकी हिम्मत चाहिए, आप कितना जो 100 में से स्कोर कर पाते हैं। मैं तो आपको जो 100 में से 100 की तैयारी करवाने के लिए तैयार हूँ। आप कितने नंबर लाने के लिए तैयार हैं कमेंट करके बताना, और अच्छी तैयारी भी आपको करनी है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि ने जो कोयल है उसके बोलने की संभावना क्या क्या कारण है, वो कारण लिखने। ये लो वो क्वेश्चन आपका कि कवि ने जो कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई। तो कोकिला जो शायद किसी को संदेशा पहुंचाना चाहती है, उसने दावानल की लपेटें अर्थात क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं और उसे बावड़ी होकर वह चीख रही है। समस्या गंभीर है, इससे वह जो सब सुबह जो होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है और स्वतंत्रता का जो गाना सुनना और क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को मजबूत करने आई है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है? कि इस पद में जो कबीर ने संदेश दिया है कि ईश्वर की खोज बाहरी स्थानों जैसे कि मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थान में नहीं होती है, बल्कि जो ईश्वर जो है अपने भीतर अपने हृदय में इनकी जो खोज की जानी चाहिए। कबीर का मानना है कि ईश्वर जो सभी के पास मौजूद है और सच्चे मन से खोज करे तो वह जो पल भर में मिल जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर न तो मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, न काशी में, न वह तीर्थों में, न मूर्ति में, एकांत निवास में, और न तो वो जप में है, न तप में, न व्रत उपवास में, न किसी कर्म में, न किसी योग में, न किसी संन्यास में, बल्कि वह तो आप में ही है और आपके हृदय में विद्यमान है। ये आपने लिख लिया होगा इसमें, वो जो कैलाश काबा वो सारी चीज़ें आपने उसमें लिखी होगी, मेरे को पता है। अगला प्रश्न है कि एक लकुटी और कमरिया के ऊपर कवि सब कुछ न्यौछावर क्यों करने को तैयार हैं, और गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो भाई प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ क्यों न्यौछावर करने को तैयार है। तो कृष्ण की हर एक चीज़ कवि के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रिय है। कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी और कमरिया हमेशा अपने साथ रखते हैं, और यह कोई जो साधारण वस्तुएं न होकर कृष्ण की संबंधित वस्तुएं हैं, और यही कारण है कि जो कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। और इन सभी वस्तुओं के समक्ष जो तीनों लोगों का शासन सुख भी है जो गौण है, ऐसा जो रसखान कहते हैं।
तो ये आपके मरकत वाला डिब्बा है कि गांव को मरकत सा डिब्बा क्यों कहा, तो भाई वो हरियाली के कारण जो मरकत सा डिब्बा कहाँ है। आपने हरियाली वाला लिखा होगा, इसमें खेतों में हरियाली छाई हुई है और विविध प्रकार की फसलें लहलहाई और यहाँ पर फूलों का रंगीन तितलियाँ मंडल रही है और चारों ओर जो फल और फूल सुगंधित बिखरे पड़े हैं। सूरज की स्वर्णिम धूप निखरता सौंदर्य इसके हरितिमा में चमक पैदा करता है। इसी हरितिमा को दर्शाने के लिए गाँव को जो मरकत का डिब्बे सा खुला कहा गया है। तो ये हरियाली हरितिमा आपने इसमें शब्द लिखा होगा तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि ने सबसे भयावह समस्या क्या बताई। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में सबसे भयावह समस्या किसको बताई, वो आपको बताना है। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता, इसमें आपके जो इस कविता के आधार पर जो एक जो सबसे भयानक समस्या ये है कि एक तो बाल मजदूरी क्या है। इसमें आपके बाल मजदूरी का जो चित्र वो आपके इसमें बताया गया, वर्णन किया गया है। और बाल मजदूरी बाल श्रम एक गंभीर समस्या है जो कि एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। और इसकी जो इन बच्चों जो नाजुक कंधे उन पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा तो इनका बचपन है जो शोषित हो जाता है। और हमारा जो भारत है वो सही मायनों में जो एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा जब एक यहाँ का जो हर बच्चा है वो अपने काम पर जाने की बजाय वो पाठशाला में जाएगा और अपने सपनों का साकार करेगा। तो ये इसमें जो आप वर्णन किया होगा कि किस प्रकार से जो इसको भयानक समस्या बताए हैं, तो बाल श्रम को भयानक समस्या बताए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मेघ आए कविता का सार अपने शब्दों में आपको जो प्रस्तुत करना है। तो आपके जो मेघ आए जो कविता है इसके जो कवि है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। और इन्होंने जो मेघों का जो आगमन है वो दामाद के आने की तरह जो चित्रित किया है। और कविता में मेघों को मेहमान के रूप में प्रस्तुत किया है जो शहर में जो सवर कर आते हैं। और कविता में जो गांव के लोगों को मेघों के स्वागत में उल्लास और उत्साह के साथ में दर्शाया गया है। जैसे जो पाहुन जो आए गाँव शहर के, मेघ आए बंठन संवर के, बरस बाद सुधी लेनी, पेट झुक कर झाँकने लगे गर्दन उचकाए। तो ये कुछ प्रमुख है जो आपने वर्णन इसमें कर दिए होंगे। ठीक है, ये जो सारे जो आपने लिखे होंगे वो आपको अच्छी प्रकार से नंबर इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। ये आपने रोचक वर्णन आपने इसमें पूरा जो कर दिया होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद की जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया उसमें प्रेमचंद की व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, या लेखक प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको लिखना था। मैंने कहा था प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय है या महादेवी वर्मा जी का या हरिशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको अच्छे से याद कर लेना। बार बार जो महादेवी वर्मा और प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय ही पूछा जा रहा था पिछले वीडियो में। ये लो फिर से आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद की जी को शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो भाई प्रेमचंद जी की व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला तो ये कि प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी जीवन से सादा जीवन जीते थे और जैसे थे वे सबके सामने वैसे ही संकोच नहीं करते थे, जाने में कोई संकोच नहीं करते थे, जैसे थे वैसे रहते थे। प्रेमचंद के जो विचार है वो उचित है, उन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ अपना साहित्य में लिखा है। और प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वे श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे। उनको जो लेखक ने उनको साहित्यिक पुरखा कहा है। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था और वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। अच्छी प्रकार से मैंने आपको ये करवाया था। जिस भी विद्यार्थी ने वीडियो अच्छे देखे होंगे तो उनको फ़ायदा पूरा मिला होगा। लेखक परिचय की बात करें तो आपने जो प्रेमचंद जी का अगर जो लेखक परिचय लिखा होगा तो आपने इस प्रकार से लिखा होगा कि प्रेमचंद जी का जो जन्म है 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था और बचपन में जो प्रेमचंद का जो बचपन है अभाव में बीता था। शिक्षा BA तक हो पाई थी, फिर उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण नौकरी से त्यागपत्र दिया और लेखन कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो गए। 1937 में इनका देहावसान हो गया था। एक महान कथाकार का देहांत हो जाता है। इनकी जो कृतियाँ हैं वो मानसरोवर में 8 भागों में संकलित हैं। इनके जो उपन्यास है वो सेवा सदन है, इसके अलावा जो प्रेमाश्रम है, इसके अलावा रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि, गोदान। और इन्होंने जो कुछ पत्रिकाएं जैसे कि हंस, जागरण, माधुरी इनका प्रकाशन भी किया था। तो ये प्रमुख जो आपने इनका जो साहित्य जीवन परिचय इसमें लिखा होगा। अगला प्रश्न ये है कि लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार से भागीदारी रही थी। तो ये दूसरा प्रश्न आपका ये कि लेखिका की नानी ने दादी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी बताई थी। तो लेखिका की नानी वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार से भागीदारी नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता की भावना मनी मन पर अपने दिया। अपने पति के जो अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया और उनके पति अंग्रेज़ों के जो भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी जो अंग्रेजी की जो जीवन शैली को नहीं अपनाया। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की और उनकी देश प्रेम की भावना पता चलता है इससे। और उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि विवाह की घटना के उदाहरण को प्रस्तुत किया और देश के जो क्रांतिकारियों की बड़ी प्रेरणा प्रदान की और अन्य लोगों को भी इस कार्य करने के साथ उनके साथ बने रहने की प्रेरणा दी।
इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की जो नानी है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार रही थी। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि इसमें जो बाढ़ की जो खबर सुनकर जो लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे, तो वो तैयारियाँ की तो आपको वर्णन करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था और भी हम बताते हैं। फिर आपके रीड के डी जो पार्ट हैं उनके लेखक कौन है, आप कमेंट करके बताओ देखिए अभी, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका लेखक। तो ये है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग जो किस प्रकार से तैयारी करने लगे। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग जो अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए और इन्होंने जो आवश्यक जो ईंधन है वो आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पानी पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी करना शुरू कर दी ताकि बाढ़ से गिर जाने पर जो कुछ जो दिनों तक उनका गुजारा चल सके और रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो उन्हें जो भाव न झेलना पड़े और दुकानों के जो निचले हिस्सों में सामान हटाया जाने लगा और ताकि नुकसान कम से कम हो और सावधानी से इन्होंने अपनी तैयारियां की थी। तो ये रीड के डी के जो पार्ट के लेखक है वो तो आपने बता ही दिया होगा कमेंट करके, जगदीश चंद्र माथुर नाम आपने लिखा होगा। जिन बच्चों ने जगदीश चंद्र माथुर लिखा उनके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी जो पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, ये आपके नहीं करवाया था मैंने आपको। नेक्स्ट है आपके, इसको देख लेते हैं आंसर। उत्सुक लोग बाढ़ देखने के लिए बड़ी संख्या में जो इकट्ठे हो रहे थे और लोग बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि जो कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान के उनके लिए जो एक आपस में बातचीत करते समय गुजारने का जो सबसे अच्छा साधन था। वहाँ रेडियो होने से जो ताज़ा जानकारी मिल रही थी, इसलिए अन्य सामानों की जो दुकानें वो जहाँ बंद होने लगी वहीं पान की जो बिक्री वो अधिक बढ़ गई थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड के डी जिस इस शीर्षक की सार्थकता बताते हुए समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। और मेरे संग की औरतें जो पाठ की जो लेखिका उसकी माँ की व्यक्तित्व की विशेषता बतानी। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और वही क्वेश्चन आपके हूबहू छपे हैं। तो लेखिका की माँ की क्या विशेषताएं थी, तो आपने इसमें देखा होगा लेखिका की माँ एक दुबली पतली सुंदर स्त्री ही और इस कारण उनको जो पारिजात बताया था वे हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी और आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थी। कभी लेखिका की माँ जो कभी भी जो गोपनीय बातें प्रकट नहीं करती थी, वे सत्यवादी, ईमानदार, नाजुक मिजाज और आज़ादी के प्रति जुनून वाली महिला थी। और लेखिका की माँ जो भारतीय महिलाओं की तरह जो बच्चे संभालना, घर गृहस्थी, खाना पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्हें जो पुस्तक पढ़ने का शौक़ था और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी बल्कि 100% उनका पालन भी किया जाता था। तो ये है रीड के डी जो शीर्षक है उसकी सार्थकता। मैंने करवाया था आपको कई बार ये कि रीड के डी जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है मानव शरीर के लिए। ठीक उसी प्रकार से वैवाहिक रिश्तों में लड़का लड़की के जो रीड के डी के समान होते हैं, उनके रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन, समृद्धि का कारण होते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों को में समानता होनी चाहिए और नारी को कमतर समझ कर में एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यह उचित शीर्षक है कि जहाँ रीड के डी जो समाज में मजबूत युवा वर्ग की आपको जो प्रतीक इसमें बताया गया है। फिर आपका एक प्रश्न ये था कि जो इसमें महिलाओं को जो गरिमा दिलाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको आठों ही बताया था पहले, आपने इसको अच्छी प्रकार से लिखा होगा। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, अपने समय की मान विदुषी महिलाओं का जो उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना ताकि अन्य लोग इससे प्रेरणा ले सकें और उनके मान सम्मान का ध्यान रखना, समय समय पर पुरस्कृत करना, मीडिया के द्वारा उनकी जो अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखा जाए, अश्लील चित्र, संगीत प्रतिबंध लगाने चाहिए, लड़के लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए और महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने देना चाहिए और उनको प्रोत्साहन भी करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके आज का जो हिंदी का पेपर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा गया होगा। मैंने जो करवाए थे लगभग कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं आपको जो बताता हूँ कि वो नहीं आए होंगे। लगभग मैं आपसे मानता हूँ कि लगभग 100 में से 90% तो मेरी गारंटी है कि मैंने जो करवाए थे वही क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपके अपठित गद्यांशों में आपके 90% तो आपके जो हूबहू आपके प्रश्न वैसे वैसे आए हैं। अब कुछ बच्चों के मैं आपके यहाँ पे कमेंट पढ़ लेता हूँ। जैसे एक अपना स्टूडेंट है जो एल्स चौधरी के नाम से, जिसने कमेंट किया कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से हिंदी में मेरे जो पेपर बहुत ही अच्छा गया और मेरे जो 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं और आप तो पेपर लीक आपका कैसे धन्यवाद करूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने इस प्रकार से मेहनत की है ताकि इस प्रकार से जो आपके नंबर आपके आ रहे हैं। फिर लाली नायक ने कमेंट किया है कि थैंक यू सो मच सर, आज का जो पेपर बहुत अच्छा गया आपकी दुआ से। बिल्कुल आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत रंग लाई। जिस प्रकार से आपने जो तैयारी की है उसी प्रकार से जो आपका जो इस प्रकार से परिणाम आप देखने को मिल रहा है। नंदलाल कहार इन्होंने कहा कमेंट किया कि सर आपने जो बहुत अच्छी मेहनत की और
हमें जो पढ़ाया। तो देखो मेहनत करना अपना काम है और रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में। वो अब आप जितना आप जो ग्रहण करेंगे उतना आप जो रिजल्ट ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। इसी प्रकार से एक जो स्टूडेंट है अपना समीर, तो समीर जो है बेट समीर, इन्होंने जो कमेंट किए हैं कि सर सब सेम आया, बस प्रतिवेदन अलग आया था, मज़ा आ गया। और सर मेरे दोस्त को सही नहीं गया, उसके अर्धवार्षिक में 27 आए थे और अब जो 40 ही बन रहे हैं, तो क्या वह फेल हो जाएगा? तो देखो फेल तो नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में इतना फेल तो होते नहीं है। लगभग आपके जो टोटल तीनों टेस्ट के अर्धवार्षिक और आपके वार्षिक 200 में से आपको जो टोटल 72 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो ये तो आपके हिंदी में, आपके इंग्लिश में, संस्कृत में, इन्हीं में तो आ जाएंगे। मेन बात आपकी जो गणित की ओर आपको जो ध्यान देना है। जो बच्चे फेल होंगे तो अधिकतर गणित में फेल होंगे। बच्चों को जो रोका जाएगा तो उनको गणित में रोका जाएगा, देख लेना, क्योंकि उनके जो फर्स्ट टेस्ट में भी कम नंबर होंगे, सेकंड टेस्ट में भी कम नंबर होंगे। तो अब आपको जो गणित के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। फिर संडे गेमर कह रहे हैं कि सर स्वास्थ्य शिक्षा के तो एक दिन पहले ही डालना वीडियो, ठीक है? तो हाँ ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा में तो वैसे आपको केवल पास होना है, तो मैं वैसे आपको वीडियो के माध्यम से आपको जो पास करवा देंगे। अगला प्रश्न है कि अगला जो कमेंट है वो कि गेमर जेड का है। इन्होंने ये कमेंट कर रहे हैं कि सर किन शब्दों में आपका जो धन्यवाद करूँ, सच में आपने जो भी पढ़ाया है वही जो आपके पेपर में आया है, थैंक यू सो मच। तो ये आपकी जो मेहनत है उसी कारण से आज आप ये कमेंट कर पा रहे हैं। फिर एक विद्यार्थी हैं यहाँ पे आईडी अपने कि मिस्टर दौलत सिंह राठौड़, ये कमेंट करते हैं कि थैंक यू सो मच सर, मेरा पेपर जो हिंदी का बहुत ही अच्छा बढ़िया गया। आपने जो करवाया था वही पेपर में जो आए हैं थे, और आप ऐसे ही तैयारी गणित में, सामाजिक में, संस्कृत की भी करवाइए और सारे प्रश्न पत्र में आए ऐसी उम्मीद करता हूँ। और मैंने आपके जो सारे वीडियो देखते हैं और उनको देखूंगा। बिल्कुल आप जो सारे वीडियो अच्छे से देखें, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। देखो फ़ायदा उन्हीं को मिलता है जो वीडियो पूरे देखते हैं। फिर थानाराम के नाम से एक आईडी है, वो कमेंट कर रहे हैं कि सर आज आपकी वजह से मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया। देखो मेरी वजह से पेपर नहीं, पेपर आपकी वजह से अच्छा जाता है। दो विद्यार्थी मेरे यहाँ पे जो सारे विद्यार्थी, मैं आपको बराबर ही सबको बताता हूँ, लेकिन कई सारे विद्यार्थी तो कहते हैं हमारे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, और आप कहते हैं कि हमारा तो पेपर बहुत ही अच्छा गया। तो ये आपकी मेहनत है, तो ये आपकी मेहनत है। और हिंदी का जो बहुत ही अच्छा गया, 90+ है जो आपके नंबर आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और फिर है जो नेक्स्ट जो है वो है यस्मी नाम से आईडी है कि सर जो सब सब्जेक्ट के सिलेबस वाले वीडियो को देख के याद करोगे तो पक्का है जो पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ये आपने देखा होगा कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं उसके जो नंबर बहुत ही अच्छे आ रहे होंगे। तो इंग्लिश विज्ञान में मैंने जो यही ट्रिक अपनाई थी और सुबह हिंदी में याद किया, और जो मैंने जो संजीव में देखा पैसेज वही जो आया, और एक पार्ट के एक सवाल इतना ईजी था कि पेपर इजी इतना गया कि थैंक यू सो मच। और बाकी जो इंग्लिश, हिंदी और विज्ञान में उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। मनीष गेमर कहते हैं कि सर आपने तो सोशल साइंस के पेपर बताए ही नहीं, पहले तो वो है ना, तो सोशल साइंस का पेपर पहले नहीं है। तो सोशल साइंस का जो पेपर आपके 7 तारीख को पेपर है, ठीक है? तो आपके 2 तारीख को कोई पेपर नहीं है, 2 तारीख को, 3 तारीख को आपकी छुट्टी है, और 4 तारीख को भी छुट्टी है। तो आपको जो अपने 5 तारीख का जो पेपर है संस्कृत की, उसकी तैयारी करनी है। और 5 तारीख की ही तैयारी नहीं करनी है आपको, इन 3 दिनों में गणित को और सामाजिक को बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है, ताकि उसमें आपको बिना छुट्टी के भी अच्छे तैयारी कर पाए, आपके नंबर आ पाएंगे। तो ये बहुत ही आपके जो अच्छा कमेंट रहा, आपके बहुत ही शानदार कमेंट कर रहे हैं आपके इसमें कि ये सुरेंद्र खोजा नाम से एक आईडी है, ये कमेंट करते हैं स्टूडेंट कि यह क्या कर दिया सर, जो जी हिंदी का पेपर था या मजाक, वार्षिक परीक्षा भी मजाक लगने लगी है, 90+ नंबर आएंगे हिंदी में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपकी मेहनत का परिणाम है। मैं तो यही कहूँगा कि जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे, गणेश राम कह रहे हैं कि सर थैंक यू, सारे प्रश्न वही थे क्वेश्चन के जो आपने बताए थे, केवल प्रतिवेदन और रिपोर्ट अलग आया था। तो ये तो कोई फिक्स नहीं होते हैं, और ये वो जो एग्जामिनर उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से कुछ भी दे दे उसके दिमाग में जो चले वो। फिर जो सुमित्रा रत्नावत के नाम से जो आईडी है वो कमेंट करते हैं कि थैंक यू सो मच सर, आज का जो पेपर इतना अच्छा गया कि बस आपकी जो जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो देखो तारीफ़ तो आपकी करनी चाहिए, क्योंकि आपने जितना शानदार है जो पेपर दिया है, और आप जो पेपर आप अच्छा करके आए तभी जाके आप जो कमेंट कर रहे हैं, आपके कमेंट के माध्यम से मेरे को पता चल रहा है कि आपका पेपर कैसा हुआ है।
तो सर हिंदी के जो पाठों के एक भी प्रश्न जो अच्छे से याद नहीं थे, आपने जो रटवा कर याद करवा दिए। मेरे जो 90+ नंबर आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपको भी धन्यवाद। इसी प्रकार जो आगे की तैयारी करते रहें। फिर डिम्पल नाम से कि थैंक यू सर, आपकी वजह से आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इट्स जय सिंह, ये कहते हैं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पेपर बहुत ही अच्छा गया, आपकी वजह से जो सारे क्वेश्चन बताए थे वो सारे पेपर में वही क्वेश्चन आए हैं। फिर ये आपके ये सुहाना नगर, तो ये कहते हैं सर जो संस्कृत की भी बहुत अच्छी तैयारी करवाना, मुझे जो बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता है। तो संस्कृत में कोई फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। संस्कृत में तो बहुत ही आपके पेपर में से लिखने होंगे, अधिकतर जो प्रश्न है जो पेपर में से आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो आपको संस्कृत की टेंशन नहीं लेनी, आपको टेंशन लेनी है गणित की और सामाजिक में, उसमें आपको ज़्यादा है जो कवर करना है। अंकिता का कमेंट है कि थैंक्स सर, मेरा हिंदी में जो पेपर बहुत ही अच्छा गया, 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर बता रहे हैं। और बाकी दिव्यांशी पालीवाल का कमेंट है, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरा पेपर आज बहुत अच्छा गया। और फिर हेम सिंह जाटव ये कहते हैं कि सर आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया, 75+ नंबर आ रहे हैं, आपका धन्यवाद जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। और फिर ABC राहुल ये कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से 90% नंबर आ रहे हैं, और सर आपके पुराने पेपर से हमें जो फ़ायदा बहुत ही मिलता है। फिर ये जो ओमराज प्रजापति हैं वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव दिस, मेरे 100 में से जो 95+ नंबर आराम से आ जाएंगे, थैंक यू सो मच। तो ये आपकी मेहनत है बच्चों, ये देखो ये जितने भी विद्यार्थी हैं वो कमेंट कर रहे हैं, इतने कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। और सूरजगंज ये कमेंट करते हैं कि सर आपको जितना धन्यवाद दो उतना कम है, आपने जो बताया वह परीक्षा में आया और आपने तो पूरा जो पेपर लिख डाला, थैंक यू सो मच। आप तो भगवान, देखो भगवान तो नहीं, आप तो, मैं भी आपके तरह जो एक इंसान हूँ, लेकिन आपकी जो तैयारी के लिए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। बस ये कि अगर आप जो साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपके लिए और अच्छा है जो मेहनत करने की कोशिश करूँगा। विकास योगी कहते हैं कि सर जी आपको जो पेपर की PDF भेज दी, तो बिल्कुल धन्यवाद। पेपर की PDF में आपको जो सॉल्यूशन करवा दूंगा उसका, आपके पास भी कोई पेपर हो तो आप मुझे अपने नंबर पे भेज सकते हैं। और जिन भी बच्चों का और पेपर चाहिए तो आप जो ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज़ उसको ज्वाइन कर सकते थे। देखो मात्र 99 की टेस्ट सीरीज़ है, उसमें 99 में आपको खूब सारे पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अपन को ऐसा फर्जी काम तो कर नहीं रहे यहाँ पे कि आपको जो मैं पहले पैसे लेकर के आपके जो कह रहा हूँ कि यही पेपर आएगा, ऐसा मैं कोई गारंटी आपको देता भी नहीं। मैंने तो आपके जो पुराने पेपर के आधार पर आपको तैयारी करवा रहा हूँ, और 100 में से मान लो आपके जो 90 नंबर भी आते हैं तो बहुत अच्छे स्कोर है ये। उन पेपर की वजह से अगर आप जो अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपके होने वाला है। और विशेष तौर पर आप देखना, आपके स्कूल वाले जिन बच्चों के ये इतने शानदार नंबर आ रहे हैं वो कहेंगे कि ये इतनी तैयारी कैसे की, कहाँ से की, ये मेरी गारंटी है। आपके स्कूल वाले आपको ज़रूर पूछेंगे कि ये इतना शानदार आपने जो तैयारी कैसे कर ली। तो बहुत आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसकी भी हम बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे आपको। आगे जो बोर्ड का पेपर होगा आपकी 10वीं क्लास में, अगर आपको विश्वास है तो आप जुड़े रहें बहुत इसी प्रकार से। तो आपकी जो जैसे मैंने आपको 8वीं में करवाई थी, 9th क्लास में भी मैं आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवा रहा हूँ। 10th की शुरुआत से हम शुरुआत करेंगे, थोड़ा आप जो रेस्ट कर लेना, फिर हम जब आप जो डेट दे देना उस डेट के अनुसार फिर हमें जो 10th बोर्ड की जो तैयारी वो शुरू कर देंगे। आपके अनुसार जो भी डेट आपको उचित लगे, मई महीने में या जून महीने में, उसके बाद में हम आपकी जो तैयारी वहाँ पे शुरू कर देंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, देखो सबका पढ़ पाना मुश्किल है, फिर भी जो अच्छे कमेंट होंगे उनको मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालूंगा ताकि ये जो सभी को और मोटिवेशन इससे मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आज का पेपर आपके अच्छा गया होगा। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके बताना, और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के अंदर गणित के, सामाजिक के टेस्ट होंगे, और ये आप जो 99 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो खूब सारे बच्चे गणित में, आप जो गणित में मान लो ट्यूशन भी जाते हैं, कई बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं तो कम से कम है जो 500-600 रुपये तो कम से कम महीने के ट्यूशन के देते हैं, और फिर भी वहाँ पर उनको क्या समझ में आता नहीं आता वो जाने। लेकिन मेरी आपको गारंटी है ये 99 में आपको जो आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरा आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जो भी बच्चे जुड़े हैं 99 में, वो बच्चे जो वो रिज़ल्ट में इनका जो 99 का जो आप खर्च किया हमने, वो आपको रिज़ल्ट में इसका फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये एजुकेशन में आपने 99 का इन्वेस्टमेंट के मतलब बहुत आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये, और ये आपका जो पैसा जो वेस्ट नहीं होगा, ये इसको मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप जो अच्छी प्रकार से स्कोर करेंगे, और आगे मैथ्स में भी बहुत ही आप जो अच्छा स्कोर करने वाले हैं। अगर आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो इसी प्रकार से कमेंट आएगा कि मेरे जो 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, इस प्रकार से आपके कमेंट मुझे चाहिए, और आपको तैयारी भी मैं आपको इसी प्रकार से करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर आपको जो अपडेट सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।